हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th और आज हम इसका चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं एयर। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट से सराउंडेड है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट है एयर का, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट है, किसका? एयर का, और इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ पे वो डिपेंड करते हैं इस एटमॉस्फेयर पे फॉर देयर सर्वाइवल। एटमॉस्फेयर के ऊपर सारे लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स है इस अर्थ पे, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए? एटमॉस्फेयर के ऊपर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्रीथ करने के लिए। और हमको हार्मफुल जो सनरेज है, हार्मफुल सनरेज है जिनको हम हार्मफुल यूवी रेज भी बोलते हैं, उनसे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर हमको एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ के लिए, ब्रीदिंग के लिए, और हमें हार्मफुल सन रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होएगा तो ना तो हम सांस ले पाएंगे, और बाहर से जो सन की रेज आती है वो भी हमको जला देगी। ठीक है, इस ब्लैंकेट की प्रोटेक्शन के बिना हम दिन के टाइम तो इस प्लैनेट पे बेक्ड हो जाते। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती दिन में कि हम भुन जाते, ऐसा लगता है जैसे भट्टी में हो। ठीक है, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती कि जम जाते। अगर हमारी अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन के टाइम तो हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती और रात के टाइम हद से ज़्यादा सर्दी पड़ती, तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, जो ये एटमॉस्फेयर है मास ऑफ एयर है, ठीक है, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाता है। समझ में आई बात? जो एटमॉस्फेयर है, जो ये मास ऑफ एयर है, ये जो अर्थ का टेम्परेचर है इसको लिवेबल बनाता है। कैसे? कि दिन के टाइम में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और रात के टाइम में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन के टाइम में बेहद गर्मी पड़ती कि कोई सर्वाइव ही ना कर पाए, और रात के टाइम में बेहद ज़्यादा ठंड पड़ती। अब इस एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है? ठीक है, अब जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है, बहुत सारी गैसेस से मिलके एयर बनी हुई है। और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसकी दो मेन गैस है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही हमारा एटमॉस्फेयर कंपोज हो रखा है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फाउंड होती है एटमॉस्फेयर में। इन गैसेस के अलावा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पाई चार्ट से हम देख सकते हैं। ये देखिए, जो हमारी ये नाइट्रोजन है, ये सारी नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है? 78% है। सबसे ज़्यादा फिर एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आती है ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 21%। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एयर में नाइट्रोजन होती है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, और इसके बाद हमारे पास आर्गन होएगी, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड होएगी, और 0.04% अदर गैसेस होएगी। अदर गैसेस में सारी गैसेस आ जाएगी, जो छोटी मोटी गैसेस है, हीलियम, ओजोन, ये सब। समझ में आ गई ये बात? अब जो नाइट्रोजन है ना, इन्होंने ये बताया सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है एयर में। सबसे ज़्यादा हमें एयर में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। अब जब हम इनहेल करते हैं ना, सांस लेते हैं, तो बहुत ही थोड़ा अमाउंट हम नाइट्रोजन का अपने लंग्स तक ले जा पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नाइट्रोजन हम कंज्यूम नहीं करते हैं और उसको फिर एक्सेल भी कर देते हैं। पर जो प्लांट्स है, प्लांट्स को अपनी सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। बिना नाइट्रोजन के प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है। अब जो प्लांट्स है ना, वो डायरेक्टली इस गैस को नहीं लेते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं एयर से। प्लांट्स किस तरीके से नाइट्रोजन को कंज्यूम करेंगे, नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे? अब एक बैक्टीरिया होता है, वो सोइल में और कुछ प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को एयर से लेगा
और उसके बाद इसकी फॉर्म को चेंज कर देगा, इसकी फॉर्म को चेंज करेगा इस तरीके से कि प्लांट उसको यूज़ कर सके। समझ में आई बात? जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते हैं। पहले जो प्लांट्स के पास सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं वो उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करेंगे, उसके बाद उस नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज करेंगे, और जब उस नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज कर देंगे उसके बाद प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे। ये बात समझ में आई है? ऑक्सीजन जो है ना वो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले क्या है हमारे पास है? सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ये कितना है? 21%। ठीक है। ह्यूमंस है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ठीक है। जब वो ब्रीथ करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे? ऐसे ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है ना, वो जब अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाना मतलब जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तब तो वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। पर याद रखना ये चीज़, ग्रीन प्लांट्स जब ब्रीदिंग करते हैं ना, ब्रीदिंग करते टाइम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। पर जब ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं। समझ में आ गई ये बात? इसी वजह से जो ऑक्सीजन कंटेंट है ना एयर में वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ह्यूमन कंज्यूम करेगा उतनी ही ऑक्सीजन जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। पर अगर हम ट्रीज को कट करेंगे ना, ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमारे क्लाइमेट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है जब हम ट्री को कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो थर्ड इम्पोर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब सबको पता होगा हम इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं पर हम एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल रिलीज करते हैं ना उसी के इक्वल में प्लांट्स जो है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है ना वो इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। बट अगर हम ये प्लांट्स को, ट्रीज को कट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये जो बैलेंस है ये बिगड़ सकता है। यही बताया इन्होंने। ये बैलेंस अपसेट हो जाता है कब? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे। फ्यूल्स को बर्न करते हैं जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, ये एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से ये बैलेंस अपसेट हो जाता है जब हम बर्निंग करते हैं किसकी? फ्यूल्स की। क्योंकि कोल को जलाने से, ऑयल को जलाने से बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर साल एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम जो है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो जाती है और ये हमारे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। अब ऊपर ये ब्लू बॉक्स है डू यू नो वाला, इसको देखते हैं एक बारी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ना जो सन से हमें हीट मिल रही है ना उसकी कुछ हीट ट्रैप हो जाती है अर्थ में। ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। अगर अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना होती ना तो जीवन संभव नहीं था, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती अर्थ पे तो बिल्कुल भी हीट ट्रैप ना होती, सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती, सारी की सारी वापस एटमॉस्फेयर में ही चली जाती हीट। पर अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो हीट ट्रैप हो जाती है अर्थ सरफेस पे। ठीक है। इसी वजह से अर्थ क्या कैसी रहती है? वार्म रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती अर्थ पे तो जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है कि हम सर्वाइव ही ना कर पाते। पर ये जो लेवल है ना ये इंक्रीज होता जा रहा है।
मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है अर्थ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, कार फ्यूम्स की वजह से, ठीक है। इसी की वजह से जो ज़्यादा हीट है ना, ज़्यादा हीट रिटेन कर रही है हमारी अर्थ। इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ये जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है अर्थ का, ज़्यादा गर्मी होती जा रही है अर्थ पे, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होएगी ना तो टेम्परेचर राइज होएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होएगी, गर्मी ज़्यादा होएगी तो जो स्नो है ना कोल्डेस्ट पार्ट के अर्थ के कोल्डेस्ट पार्ट में जो स्नो प्रेजेंट है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये मेल्ट होना शुरू होएगा तो सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो कोस्टल एरिया में फ्लड्स आएगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे हमारे क्लाइमेट में, ठीक है। और ये लीड करेगा, इसकी वजह से क्या होएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होएगा, काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़नी भी सही नहीं है अर्थ पे। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना चाहिए और डिफरेंट कन्वेंशन भी हो रखे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब हम आते हैं इस वाले ब्लू बॉक्स में को भी देख लेते हैं एक बारी। जब एयर गर्म होती है वो एक्सपैंड करती है और वो लाइट हो जाती है। लाइट हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ चलने लगती है। जैसे ये एयर इस तरीके से है, अब ये क्या होगी, हीटेड होगी, ये गर्म होगी, तो इसकी बाद ना ये लाइट हो जाएगी और इस तरीके से एयर का मूवमेंट होएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और जो कोल्ड एयर होती है ना, कोल्ड एयर कैसी होती है, भारी होती है, डेंस होती है, तो इसी वजह से जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। हॉट एयर हमेशा या फिर वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगी और जो डेंस एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, वो सिंक डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ सिंक कर जाती है। जब हॉट एयर राइज करती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, जितनी भी कोल्ड एयर होती है ना आसपास के एरिया में, ये जगह तो, ये वाली जगह, ये स्पेस तो अब खाली हो जाएगा ना, हॉट एयर ऊपर चली जाएगी, तो जो सराउंडिंग एरिया है ना, सराउंडिंग एरिया से कूल एयर आके इस खाली स्पेस में सेटल डाउन हो जाएगी। समझ में आई ये बात? अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड हो रखा है 5 लेयर्स में, ठीक है। सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, आफ्टर दैट मीजोस्फेयर, देन कम्स थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, आफ्टर दैट मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। अब इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर को। जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर में। इसकी जो एवरेज हाइट है ना वो 13 किलोमीटर है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं एवरेज हाइट ना 10 to 13 किलोमीटर है किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। अब जो एयर है ना, जिस एयर की वजह से हम ब्रीदिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाते हैं, वो इसी वाले लेयर में एग्जिस्ट करता है। अब हमें ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फेयर में जाके नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ना वो ट्रोपोस्फेयर में ही हमको मिलेगी। ब्रीदिंग कंडीशन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करती है। और जितने भी वेदर फिनोमिना हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना, जैसे रेन अकरिंग, फोग, हेल स्ट्रोम, ये सारे फिनोमिना भी केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और किसी लेयर में बारिश नहीं होएगी, हेल स्ट्रोम नहीं होएगा, फोग नहीं होएगी, ठीक। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर कह रही हूँ, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये एक पोर्शन है, एरिया आता है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। तो बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज ट्रोपोपोज। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। कितनी हाइट होती है इसकी, अप टू 50 किलोमीटर। ये वाली जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है ना,
ये क्लाउड फॉर्मेशन से, वेदर फिनोमिना से बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई वेदर कंडीशन नहीं होती, क्लाउड्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ये इन सब चीज़ों से क्या है, फ्री है। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लेयर होती है फॉर एरोप्लेन, फ्लाइंग एयरप्लेन्स, ठीक है। एरोप्लेन को उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल जो लेयर है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसका एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। अब जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ना, ये ओजोन हमें हार्मफुल यूवी रेज से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसके दो इम्पोर्टेंस है, क्या क्या, एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में कोई वेदर कंडीशन नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाना बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और सेकंड वन इज़ यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से हम जो हार्मफुल यूवी रेज है उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। अब इसके बाद क्या आती है, मीजोस्फेयर। ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है मीजोस्फेयर। ये अप टू 80 किलोमीटर तक वो होती है इसकी हाइट। अब जो मीजोस्फेयर है ना, इसी वाली लेयर में हमें क्या दिखाई देते हैं, मीट्रॉइड्स बर्न होते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को ऐसे बोल देते हैं टूटता तारा जा रहा है। जब कोई मीट्रॉइड्स ऊपर से स्पेस से अर्थ में एंटर करता है ना, तो वो मोस्टली मीट्रॉइड्स मीजोस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं। ये देखो, इन्होंने डायग्राम में दिखा भी रखे। और ये बर्न क्यों होते हैं, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से मीजोस्फेयर में एंटर करते ही जो मीट्रॉइड्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारी कौन सी आती है, थर्मोस्फेयर आती है। थर्मोस्फेयर जो है, थर्मोस्फेयर लेयर में जैसे जैसे फिर हम हाइट बढ़ेगी ना हमारी, बहुत रैपिडली हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। और थर्मोस्फेयर का ही पार्ट कौन सी लेयर होती है, आइनोस्फेयर लेयर भी थर्मोस्फेयर लेयर का ही पार्ट है। अब जो थर्मोस्फेयर की हाइट है ना, वो फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर्स तक है। ये थर्मोस्फेयर की हाइट है ना जो 400 किलोमीटर्स तक है। अब ये जो थर्मोस्फेयर वाली लेयर है, ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी हमारी सैटेलाइट वगैरह है वो सब इसी लेयर की वजह से अच्छे से वर्क कर पाती है। रेडियो वेव्स जो होती है ना, हम अर्थ से जो ट्रांसमिट करते हैं स्पेस में, वो ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है केवल और केवल कौन सी लेयर की वजह से, थर्मोस्फेयर की वजह से। अब हम लास्ट पे आते हैं, लास्ट है हमारी एग्जोस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे अपर मोस्ट लेयर, उसको हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर। अब ये लेयर बहुत ज़्यादा थिन होती है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट गैसेस पाई जाती है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। आगे ये वाली चीज़ समझ में। अब हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। अब इसको ध्यान से देखिएगा। जो वेदर है ना, वो आर टू आर, डे टू डे प्रोसेस है। वेदर ऐसा हो गया कि आज धूप निकल रही है, ठीक है, कल बारिश हो रही है, डेली डेली जो चीज़ चेंज होती रहती है ना एटमॉस्फेयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। अब इन्होंने दे रखा है जैसे हॉट और ह्यूमिड हो गया कोई दिन, ठीक, कोई दिन हो गया प्लीजेंट ब्रीजी वेदर है किसी दिन, तो उस दिन सब खुश रहेंगे कि अच्छा आज वेदर अच्छा है। तो वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, डेली प्रोसेस होता है, डेली चेंजेबल प्रोसेस होता है वेदर। अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट देखो, जब ये एवरेज वेदर कंडीशन ना किसी एक प्लेस पे काफ़ी लंबे समय तक रह जाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर तो डे टू डे चेंजेबल प्रोसेस होता है, और जो क्लाइमेट होता है ना, इसको ईयर्स लग जाते हैं चेंज होने में। समझ में आई ये बात। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जो हम टेम्परेचर रोज़ाना फील करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि क्या, कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा ठंड है एयर में, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। समझ में आई ये बात। जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो केवल दिन और रात के बीच में ही चेंज नहीं होता है कि रात को ज़्यादा हो गया, रात को कम हो गया टेम्परेचर और दिन में ज़्यादा हो गया, बट ये सीज़न टू सीज़न भी
चेंज होता है कि समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और विंटर्स में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहेगा। ठीक है, जैसे नाइट में टेम्परेचर कम रहता है बट दिन के समय टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। एक और चीज़ है, एक टर्म है इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या होता है इसमें क्या लिखा हुआ है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। अब इसको देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अब जो सन की रेज है ना इस तरीके से पड़ रही है और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, पर जो सन की रेज, जैसे ये सन की रेज पड़ रही है, जो सन की रेज ट्रैप हो रही है ना अर्थ में, अर्थ के सरफेस पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंसोलेशन। ठीक है, कितनी इनकमिंग रेज अर्थ इंटरसेप्ट कर रही है, इसको हम इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंसोलेशन बोलेंगे। इसी वजह से जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ना, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इंसुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पोल की तरफ इंसुलेशन कम होएगा तो पोल पे हीट वेव्स जो है ना, सन की रेज है, वो कम ट्रैप होएगी। कम ट्रैप होएगी तो पोल्स पे गर्मी कम होएगी और इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि इक्वेटर पे जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा होता है। ये चीज़ समझ में आई। अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, यही बात बताई हुई है इन्होंने कि अगर अर्थ सारी हीट को ट्रैप कर लेती तो टेम्परेचर बहुत हाई होता और क्रॉप्स ग्रो ना कर पाती, तो लाइफ के लिए भी सूटेबल ना होता। अब जो सिटीज़ है ना, सिटीज़ में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है एज़ कम्पेरेटिव टू विलेजेस। विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज़ में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अब क्यों रहता है, रीज़न क्या है, क्योंकि सिटीज़ में ना कंक्रीट और मेटालिक बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रोड्स भी सारी पक्की रोड्स होती है, मेटालिक रोड्स होती है, जो दिन के समय बहुत ज़्यादा तपती है ना, इसी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होती है और ये वाली हीट है ना रात के टाइम रिलीज होती है। अब जहाँ पे जो ज़्यादा क्राउडेड सिटी होगी ना और जहाँ पे ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग होगी, हाई रेज बिल्डिंग होगी, उन सिटीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा जो है सनरेज वो ट्रैप होती है, गर्म एयर हो जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है सिटीज़ में। समझ में आया सिटीज़ में क्यों ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है ना। सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटालिक बिल्डिंग्स है, मेटालिक रोड्स है, तो इसी वजह से सिटीज़ में ज़्यादा गर्मी रहती है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है एज़ कम्पेयर टू विलेज। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना टेम्परेचर को मेजर करने की, वो है सेल्सियस। और सेल्सियस किसके नाम पे रखा है, एंड्रिस सेल्सियस के नाम पे, जिन्होंने सेल्सियस स्केल को इन्वेंट करा था। अब वाटर जो है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री पे और बॉयल होता है 100 डिग्री पे। ये चीज़ आगे समझ। अब आगे चले, अब हम चलते हैं एयर प्रेशर पे। जो एयर है ना वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स से प्रेस करती है, पर हमको ये चीज़ फील नहीं होती। भाई क्यों फील नहीं होती, कभी सोचा इस चीज़ को? हमें ये प्रेशर, ये फोर्स इसलिए फील नहीं होता क्योंकि जो एयर हमें प्रेस कर रही है ना चारों तरफ से, हमारी जो बॉडी है ना वो इक्वल काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करता है एयर के ऊपर। इसी वजह से दोनों तरफ से बैलेंस हो जाता है और हमारी बॉडी उस प्रेशर को फील ही नहीं कर पाती है। अब एयर प्रेशर होता क्या है, जो प्रेशर वेट ऑफ एयर एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर। समझ में आई बात? जो प्रेशर एयर है हमारी उसको एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना एटमॉस्फेयर में, ऊपर की तरफ जाएंगे,
वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। नोटिस किया होगा जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, एयर प्रेशर कम हो जाता है और हमें थोड़ा अनईजी सा फील होता है, कानों में भी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना वैसे वैसे एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। द एयर प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो हाईएस्ट कहाँ पे होएगा, सी लेवल पे। और जो एयर प्रेशर है जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे ना वो डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आई ये बात? अब हम ये देखते हैं, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है जिन एरिया में, वहाँ पे एयर गर्म हो जाती है और राइज होती है। तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होएगा वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो। और जहाँ पे प्रेशर हाई होएगा वहाँ पे टेम्परेचर लो होएगा। समझ में आई बात? ये कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे प्रेशर कैसा होएगा, लो होता है। और जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे हमारा प्रेशर कैसा होता है, हमारा प्रेशर हाई होता है। अपोजिट है दोनों। इन्होंने लिखा हुआ है जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है एयर कैसी होती है, ठंडी होती है। ठंडी होती है तो एयर हैवी होती है। एयर हैवी होगी तो वो सिंक करेगी, और सिंक करेगी तो वो कैसा प्रेशर क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। तो हाई प्रेशर जो है इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई, और जो लो प्रेशर है वो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर में होता है। समझ में आई बात? यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहेगा, वेट एंड क्लाउडी। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है यहाँ पे कैसा रहेगा, ड्राई एंड सनी। तो पूरे ये ऊपर वाले पैराग्राफ में ना इसमें ये ही चीज़ समझाई हुई है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो प्रेशर लो होएगा। और ये कंडीशन कब बनेगी, जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वेट और क्लाउडी होए। समझ में आई बात? वेदर हमारा कैसा रहे, वेट और क्लाउडी। अब जब टेम्परेचर लो होएगा तो प्रेशर हाई होएगा, और यहाँ पे हमारा जो वेदर है वो ड्राई और सनी होएगा। अब इन्होंने क्या बताया हुआ है कि मून पे ना कोई एयर नहीं है, एयर ही नहीं मून पे, इसी वजह से एयर प्रेशर भी नहीं है। तो इसी वजह से ना जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट दिए जाते हैं पहनने के लिए जब वो मून पे जाते हैं, क्योंकि अगर वो इनको नहीं पहनेंगे ना तो काउंटर प्रेशर की वजह से ना, क्योंकि हमारी बॉडी तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी ही लगाएगी, पर अब बाहर से हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से जो ब्लड वेसल्स है ना वो बर्स्ट हो जाएगी। समझ में आई चीज़? एंड एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वो स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनकर ही जाए, अदरवाइज ही और शी विल डाई। अब हम देखते हैं विंड्स को। विंड्स क्या होती है? एयर की मूवमेंट को विंड्स बोलते हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स हमेशा, जो विंड्स है वो हमेशा मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये चीज़ समझ आ गई? अब हम देख सकते हैं जब विंड ब्लो होती है ना तो ड्राई लीव्स को उड़ा ले जाएगी अपने साथ। कभी कभी देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स है ना, हमें धूल धूल नज़र आती है जब विंड ब्लो करती है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को भी उड़ा ले जाती है अपने साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि विंड इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है कि हम उसके अगेंस्ट वॉक ही नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है विंड के अगेंस्ट वॉक करना। कभी कभी क्या होता है, अगर हम विंडी डे में अम्ब्रेला लेके बाहर चले जाते हैं तो हमारा अम्ब्रेला भी पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अब जो विंड्स है ना वो 3 तरीके की होती है। एक होती है परमानेंट विंड्स, अदर वन इज सीजनल विंड्स, एंड लास्ट वन इज लोकल विंड्स। अब जो परमानेंट विंड होती है, परमानेंट विंड्स वो कौन कौन सी होती है? ट्रेड विंड होएगी, वेस्टर्लीज होएगी, ईस्टर्लीज होएगी। इन सबको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे साल ब्लो करती है। आई ये चीज़ समझ में
ये विंड्स पूरे साल ब्लो करती है, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स। अब इसमें देखिए डायग्राम में ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ट्रेड विंड, साउथ ट्रेड विंड, ये वेस्टर्लीज होगी, ये ईस्टर्लीज होगी। तो ये जो विंड्स है ना ये पूरे साल ब्लो करती है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स। अब हम देखते हैं सीजनल विंड्स क्या होती है। सीजनल विंड्स वो होती है जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है मॉनसून। गर्मियों में मॉनसून कहाँ आता है, इंडिया में आता है ना। अब सर्दियों में ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सीजन जो विंड्स अपने डायरेक्शन को चेंज करती है उसी को हम बोलते हैं सीजनल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती है, ये इस प्रकार की विंड होती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर एक किसी स्मॉल एरिया में ब्लो करेगी। मतलब क्या कि या तो ये दिन के किसी एक समय पे ब्लो करेगी और किसी एक छोटे से एरिया में, या फिर ये साल के किसी एक सीजन में ब्लो करेगी किसी एक छोटे से एरिया में। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो दिन के समय में किसी एक एरिया में ब्लो करती है वो है लैंड एंड सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज होती है जब विंड ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टू सी। समझ में आई चीज। और ये करती है नाइट टाइम पे। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये सी है हमारे पास और ये है लैंड। अब रात के समय में जो लैंड है ना वो जल्दी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अब सी में क्या होता है, पानी होता है। पानी ना तो जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी से गर्म होता है, तो पानी अभी भी क्या रहेगा, वार्म रहेगा। अब दिन के समय में लैंड तो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा बहुत जल्दी से, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा होता है जल्दी गर्म होता है। तो अब ये कूल होएगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्रेशर कैसा होएगा, हाई प्रेशर होएगा। अब सी वार्म रहेगी, यहाँ पे प्रेशर कैसा होएगा, लो प्रेशर रहेगा। इसीलिए अब विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगी। तो हाई प्रेशर कहाँ पे है, लैंड पे, और लो प्रेशर कहाँ पे है, सी में। तो विंड ब्लो करेगी फ्रॉम लैंड टू सी। जब विंड लैंड टू सी ब्लो करती है इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। समझ में आई बात। और लैंड ब्रीज दिन के कौन से समय में होती है, लैंड ब्रीज होती है रात में, क्योंकि रात में लैंड ठंडा हो जाएगा बहुत जल्दी से, पर जो सी है वो अभी भी वार्म रहेगी। ये चीज़ आ गई समझ में। अब हम देखते हैं कि सी ब्रीज क्या होता है। अब वही डायग्राम बनेगा, ये सी है, ये लैंड है। अब ये डे टाइम है, सी ब्रीज कब होती है, दिन के समय। अब दिन में लैंड सन रेज पड़ेगी लैंड पे, तो लैंड क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी वार्म हो जाएगा, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा होता है जल्दी गर्म। पर अब पूरी रात से जो सी है ना वो बिना सन के थी, रात में ठंड हो रही थी, तो पूरी रात में जो पानी था वो क्या हो गया था, वो कूल हो गया था। अब इसको गर्म होने में शाम लग जाएगी, तो इसी वजह से ये सी का पानी कूल हुआ, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। अब लैंड वार्म हुआ तो यहाँ पे कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो अब विंड की जो डायरेक्शन है वो होगी फ्रॉम सी टू लैंड, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। और ये कौन से टाइम में होती है, दिन के डे टाइम में। ये चीज़ समझ में आई। अब जो ईयर पूरे साल में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्लो होती है वो है हमारी लू। गर्मियों के समय में नॉर्थ इंडिया में लू ब्लो करती है, पता होगा ये सबको। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसके हो गए, लोकल विंड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं, ये एक केस स्टडी दी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेचर्स फ्यूरी नाम का एक साइक्लोन आया था, कहाँ पे, उड़ीसा में आया था, फ्रॉम 17 to 18 अक्टूबर 1999। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस साइक्लोन रहा है हिस्ट्री में इंडिया की। तो ये केस स्टडी है। अब हम देखते हैं मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर क्या होता है, जब पानी इवेपोरेट करता है ना लैंड से या फिर अलग अलग वाटर बॉडीज से, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। इवेपोरेट मतलब जब पानी भाप बन के उड़ जाता है ना,
और एयर में सेटल हो जाता है, हवा में जो स्पेस होता है उसमें सेटल हो जाता है वो वेपर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। अब जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब जब एयर हमारी पूरी की पूरी भरी होती है वाटर वेपर से, मतलब एयर में बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं होता है, उसके हर एक स्पेस में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, उसको हम ह्यूमिड डे बोलते हैं। और ऐसे दिन में ना मतलब पसीना नहीं सूखता है जब ह्यूमिड डे होता है, क्योंकि ना ही जल्दी से कपड़े सूखते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो और मॉइस्चर को होल्ड कर सके। जब भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होएगी ना तो हमें चिपचिपा लगेगा, ऐसा लगेगा कि पंखे के नीचे बैठे तब भी पसीना नहीं सूख रहा। अब क्यों नहीं सूख रहा है? क्योंकि वो इवेपोरेट ही नहीं हो रहा है। इवेपोरेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एयर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो और मॉइस्चर को होल्ड कर सके। अब जैसे जैसे एयर वार्म होती है ना, उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर को होल्ड करने की बढ़ जाती है, ठीक है। सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, वो और ज़्यादा ह्यूमिड होती रहती है। अब यही बताया कि जो ह्यूमिड डे होता है उस दिन हमारे क्लोथ्स बहुत देर में सूखेंगे, बॉडी से स्वेट नहीं सूखता, वाटर इवेपोरेट नहीं होता इजीली, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया है, व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, ऊपर हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे वो ठंडे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वाटर वेपर कूल्स डाउन हो जाते हैं वो कंडेंस होएंगे और छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये क्लाउड्स आर जस्ट मास ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हम ऊपर क्लाउड्स देखते हैं वो क्या है, वो इन्हीं ड्रॉपलेट से मिलके बना हुआ है, मास ऑफ जस्ट दीज ड्रॉपलेट्स। अब जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी ना एयर में और इनका मूव होना मुश्किल हो जाएगा, तब ये नीचे आएगी ज़मीन पे वापस, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये चीज़ समझ में आई। अब जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड की फॉर्म में नीचे आती है ना, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश किसी भी प्रकार की, मतलब ये जो हमारे क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट होती है ना, जब ये नीचे आती है ज़मीन पे, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट हो गए। पर अगर ये लिक्विड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होएगी ना, उसको हम रेन बोलेंगे। अगर ये सॉलिड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होती है उसको हम बोलते हैं हेल, जिसको हम बोलते हैं ओले पड़ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन, जितना भी ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है ना वो रेन के थ्रू आता है। प्लांट्स जो है वो इस पानी को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। अब ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम हिल साइड से ट्रीज को कट कर देते हैं ना, तो जो रेन वाटर है वो सीधा नीचे जाता है, उसको माउंटेन्स होल्ड नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से क्या होता है, फ्लड आ जाती है। अब जो रेन है ना वो भी 3 प्रकार की होती है, कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन एंड साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन तो वो है जब साइक्लोन आता है उसके बाद जो रेन आती है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेन। अब कन्वेक्शनल रेन क्या होती है, कन्वेक्शनल रेन यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये कोई लैंड है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ कोई समुंदर नहीं है, कोई लेक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जितना भी मॉइस्चर था लैंड में वो सारा क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। अब वो इवेपोरेट हो गया और इसी तरीके से उसने क्या फॉर्म कर लिया, क्लाउड फॉर्म कर लिया। अब एक टाइम ऐसा आएगा ये क्लाउड और मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगा और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमारा जो वाटर क्लाउड्स है ना वो बारिश कर देंगे, रेन हो जाएगी। इसकी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में ऐसा होएगा, ये माउंटेन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो एयर है ना वो इस तरीके से ब्लो कर रही थी, इस तरीके से एयर ब्लो कर रही थी। अब ये एयर इस माउंटेन से जाके स्ट्राइक करेगी, पर अब इसके पास कोई चारा ही नहीं है आगे जाने का, ये माउंटेन अड़ गया आगे। तो अब ये एयर, हमारी एयर इस तरीके से ना जाके, किस तरीके से, इस तरीके से मूव ना करके इस तरीके से मूव करेगी।
और ये ऐसे मूव करते करते ही क्या फॉर्म कर लेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगी, और फिर ये क्लाउड रेनफॉल दे देंगे, बारिश कर देंगे। ये एयर इस तरफ जा ही नहीं पाएगी, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश होएगी और यहाँ पे क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। ये लीवर्ड साइड होती है, लीवर्ड साइड में तो बिल्कुल ड्राई जोन हो जाएगा, और ये वाली साइड में जहाँ पे रेनफॉल होएगी यहाँ पे पानी ही पानी होएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ओरोग्राफिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होते हैं। अब इन्होंने बताया रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। ये फ्रेश वाटर लेके आती है अर्थ पे। अगर रेनफॉल कम हो जाएगी तो वाटर की कमी हो जाएगी, ड्रॉट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फ्लड होएगी। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया हुआ है। चैप्टर हमारा, ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब एक बारी क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। सनरेज से कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है, ओजोन गैस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी एटमोसफेयर की, ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। कौन सी लेयर पे क्लाउड्स नहीं पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर पे। तभी वहाँ पे जो एरोप्लेन है उसको इजीली हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो क्लाउड्स होते हैं और ना ही कोई वेदर फिनोमिना होते, जैसे कि रेन हो गया। ठीक है, अब एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर, जैसे जैसे हम एटमोसफेयर में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड की फॉर्म में आती है नीचे, उसको हम बोलते हैं रेन। अब ट्रेड विंड्स क्या होता है, परमानेंट विंड्स होती है। लू हमारी लोकल विंड होती है। मॉनसून क्या होता है हमारा, सीजनल विंड होती है मॉनसून। और विंड्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। होप कि ये सब कुछ समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।